1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया। वह किसके बीच में जो कि शुरू किया था? देखो, लॉर्ड डलहौजी जैसे कि कलकत्ता हो गया, आगरा के बीच में मतलब पहली टेलीग्राफ लाइन जो कि ये शुरू किया था, ठीक है, कोलकाता और आगरा के बीच में किया था। तो कोलकाता और आगरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है। और हम बात कर ले कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जैसे कि अनेक निर्माण कार्य किया है, जिसमें से रेलवे का परिचालन जो कि उसका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, रेलवे का, इसे भी आपको याद रखना है। और लॉर्ड डलहौजी की हम बात कर ले जैसे कि 1848, ठीक है, 1848 से लेकर 56, ठीक है, 56 का शासनकाल जैसे कि हड़प्पा नीति हो गया के लिए प्रसिद्ध रहा था। और डलहौजी के शासनकाल में जैसे कि 1848 ईस्वी में सातारा, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर जैसे राज्य को अंग्रेजी राज्य से मिलाया गया था। किसके द्वारा मिलाया गया था? ये सभी जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही मिलाया गया था। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखो, ऐसा प्रश्न जो कि आपको बिहार एसएससी में जो कि पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो ये कहाँ मतलब आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये कहाँ पर जो कि आयोजित हुआ था? देखो, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये बम्बई में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये बम्बई में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? यदि आपसे डेट यदि पूछ रहा है तो मतलब जो है जैसे कि 27 कहीं कहीं मतलब 28 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, 27-28 दिसंबर, ठीक है, 1885 को हुआ था। तो डेट को भी जो आपको याद रखना है कि प्रथम मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, जो कि 27 या 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। कांग्रेस की मतलब स्थापना के समय जैसे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डल्फिन थे। और कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज की सुरक्षा कवच के रूप में जो कि बताया था, ठीक है, अंग्रेज की सुरक्षा कवच के रूप में। और 1916 ईस्वी में, उसी समय 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने न्यू इंडिया में सुरक्षा कवच जो कि सिद्धांत दिया था, ठीक है। और लाला लाजपत राय ने विचार को अनिल शील के समर्थन भी किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज जो कि 1875 में कहाँ पर स्थापित किया था? देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, ये जो है बम्बई में किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? तो ये जो है बम्बई में किया था, ठीक है। तो जगह का नाम आपको याद रखना है, बम्बई में किया था। और 1877 में, ठीक है, 1877, उसी समय 1877 में जैसे कि आर्य साम्राज्य का मुख्यालय जो कि लाहौर को बनाया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है किसे बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय जैसे कि जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय जो है ये लाहौर को बनाया गया था, ठीक है। किसको बनाया गया था? ये लाहौर जो कि इसका मुख्यालय था उसी समय। और आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत थे, ठीक है। आर्य समाज के जो कितने प्रमुख सिद्धांत थे? तो 10 गो प्रमुख सिद्धांत थे, जिसमें से स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पूछेगा तो स्त्री शिक्षा आर्य समाज जो कि महत्वपूर्ण सिद्धांत था, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। मतलब किस नियम के अंतर्गत जो है ये स्थापित किया गया था? देखो, गवर्नमेंट मतलब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 के अधीन भारत में संघीय शासन प्रणाली जो कि ये लागू किया गया था। लेकिन 1935 की हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। 1935, तो देखो 1935 के भारत शासन अधिनियम जो कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था। और सबसे मतलब जो है ना विस्तृत अधिनियम यही था,
सबसे लंबा अधिनियम, ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था। और 1935 एक्ट में जैसे कि 321 धारा, इसमें जो है 321 जो कि धारा था, और अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद और मतलब जो है अनुसूचियाँ दोनों जो कि 10 थी, ठीक है, उस समय। और 1935 एक्ट के द्वारा जैसे कि प्रथम बार मतलब समवर्ती सूची भी जोड़ा गया था, ठीक है, 1935 में ही जोड़ा गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है ये कब की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है कर सकते हैं। देखो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जैसे खालसा ग्रंथ था एक की स्थापना जो ये 1899 में किया गया था, ठीक है, कहाँ मतलब किया गया था मतलब, तो ये 1899 में किया गया था। कब? 1899 में। वही आपसे पूछ दिया जाए जगह का नाम कि कहाँ पर किया गया था, तो जगह का नाम जैसे कि बैसाखी के दिन किया गया था, ठीक, बैसाखी के दिन कब किया गया था, पहले ये याद रखना है, कब किया गया था, बैसाखी के दिन जो कि किया गया था, बैसाखी के दिन में, ठीक है। देखो जो भी फैक्ट होता है सभी को याद रखकर चलना है। और गुरु पथ को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था, और गुरु वाणी की रचना गुरु गोविंद सिंह ने ही मतलब दिया था, गुरु वाणी की रचना, ठीक है। चलिए देखो आपको लग रहा हो, देखो ऐसा मतलब जो है ना प्रश्न जो कि बिहार एसएससी में ही पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो है ना मतलब जितना प्रश्न होगा आपका बिहार एसएससी में सभी जो कि क्लास 10 के आधार पर मतलब ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अदर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो कि ये मनाया था। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो कि ये मनाया था कांग्रेस ने। देखो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित जो कि ये पारित हुआ था। और लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मतलब घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन प्रथम बार 26 जनवरी 1930 में लाहौर की रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस जो कि ये मनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का कारण जो कि ऐतिहासिक दिन को याद रखना जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है, 26 जनवरी को। तो देखो ये सभी फैक्ट जो कि आपको एग्जाम में जो कि याद रखकर चलना है। हो सकता है आपको कहाँ से प्रश्न पूछ दे, तो ये तो आपको भी और हमें भी पता नहीं है कहाँ से प्रश्न पूछ देगा। इसलिए जो आप सभी को जो इस सभी फैक्ट के बाद मतलब थोड़ा सा मान लो 5 को फैक्ट है तो 2 भी याद रहेगा तो एग्जाम में चलेगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ है, यानी कि भारतीय वन अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ है। देखो भारतीय वन अधिनियम भी 1865 में कब हुआ है, 1865 में जो है ये पारित हुआ है। लेकिन भारत में 24%, ठीक है, भारत में 24% अधिक वन जो कि क्षेत्रफल वर्तमान में अभी है। और वन नीति जो कि ये कब बनाया गया था, वन नीति यदि आपसे पूछ रहा है एग्जाम में कि वन नीति जो है ये कब बनाया गया है, तो वन नीति जो कि ये 1894 में अपनाया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1894 में। और भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला मतलब राज्य जो है ये कौन सा है, तो ये एमपी हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। और पर्यावरण के लिए 33% वन क्षेत्र जो कि होना चाहिए, किसी भी पर्यावरण क्षेत्र के लिए जो कि कितना वन होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है कि 33% जो कि पर्यावरण के लिए वन क्षेत्र होना चाहिए। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो कि 1985 में बनाया गया था, ठीक है, पर्यावरण
पर्यावरण हो गया और क्या कहते हैं वन मंत्रालय, ये दोनों को जो कब बनाया गया है, तो ये 1950 में बनाया गया। और पर्यावरण के लिए वन क्षेत्र जो होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, वो 33% होना चाहिए। और वन अधिनियम मतलब पूछ रहा है तो भारत में सबसे मतलब बड़ा वन जो पाया जाता है ये एमपी में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको जगह का नाम भी जो है याद रखकर चलना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि जो है ये कौन सी है। देखो, विकिरण के द्वारा, विकिरण जो कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की एक विधि है, लेकिन किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को ही विकिरण कहा जाता है। मतलब कोई पदार्थ है और ऊष्मा के द्वारा यानी कि संचार मतलब कोई ऊष्मा है, मतलब सीधे गर्म हो जाता है, मतलब कुछ किए बिना मतलब जल्दी से मतलब वो गर्म हो जाएगा, तो वही क्या होता है, विकिरण होता है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो कि विकिरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और वायुमंडल भौमिक विकिरण के अधिक गर्म होती है। ठीक है, और भौमिक विकिरण लंबी जो कि तरंगे भी होती है, तो इसे भी आप रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चक्रवात, क्या चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। चक्रवात जो ये क्यों आता है। देखो, चक्रवात का मुख्य कारण जैसे कि निम्न दाब होता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, दाब होता है। देखो, पृथ्वी जब गर्म होती है, ठीक है, जब पृथ्वी गर्म होती है तो ठंडी हवा भी क्या हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो उसका ठंडा हवा जो होता है वो भी मतलब ऊपर उठने लगती है। और ऐसी स्थिति में जब निम्न दाब का क्षेत्रफल बन जाता है तो खाली जगह को भरने के लिए तेजी से क्या होता है, हवा आने लगती है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, पता चल गया होगा किसे कहा जाता है, चक्रवात। ठीक है, ठीक है, ये इसे आपको याद रखना है। चलिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों की संरक्षण की परियोजना चल रही है। गैंडों की संरक्षण परियोजना जो कि वहां पे अभी चल रही है। देखो, ये काजीरंगा में चल रहा है। ठीक है, कहाँ पर चल रहा है, काजीरंगा में चल रहा है। और ये पूछेगा कि काजीरंगा जो है कहाँ पर है, ये असम में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये असम में। काजीरंगा जो है ये असम में स्थित है, असम में। ठीक है, असम में। चलिए, और पूछेगा कि जैसे पखुई एक होता है। ठीक है, एक पखुई होता है, पखुई वन्य जीव अभयारण्य जो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चलिए, देखो एग्जाम में ये नहीं पता होता है, देखो टॉपिक वही रहेगा, प्रश्न हो सकता है घुमा फिरा के मतलब पूछने का, कुछ पूछ देगा कुछ, इसलिए आपको सभी मेन मेन पॉइंट को जो है याद रखकर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी प्रश्न दिया गया है उसका मतलब फुल्ली डिटेल हमारे पास होना चाहिए, वही होता है प्रैक्टिस सेट लगाना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो सभी लगाते हैं, लेकिन जो ऐसा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा कि मतलब एग्जाम ही मतलब क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि भाखड़ा नंगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। भाखड़ा नंगल बांध जो होता है ये किस नदी पर बना हुआ है। देखो, ये जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सतलज नदी पर। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो है ये कौन था। जब 1905 के बंगाल का विभाजन हुआ उसमें वायसराय जो है ये कौन था। देखो, उस समय वायसराय की हम बात कर ले तो ये लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन। देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया। देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई यानी कि 1905
1905 को किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन लागू जो है मतलब 16 अक्टूबर 1905 को ही मतलब हुआ है। ठीक है, मतलब ये घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को पूछेगा तब, और पूछेगा कि लागू कब हुआ है तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। हो सकता है आपसे डेट भी पूछ ले, तो इसलिए आपको याद रखना। और बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कब किया गया, मतलब रद्द होने की घोषणा जो ये 1911 में किया गया। और बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा जो है ये 1911 में किया गया था, लेकिन बिहार जो बंगाल से अलग कब हुआ है ये 1912 में हुआ है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना। और बंगाल विभाजन के विरोध में जैसे कि स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, लेकिन लॉर्ड डफरिन क्या कहते हैं, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की जो कि मतलब स्थापना भी हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए, देखो जितना भी फैक्ट होता है सभी फैक्ट को हम जो है बताते चल रहे हैं, और आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि हर्ष का राज कवि जो है ये कौन था। हर्ष जो है हर्ष का राज कवि कौन था। देखो हर्ष का राज कवि जो है ये वाण भट्ट था। कौन था, ये वाण भट्ट था। देखो हर्ष चरित का लेखक यदि पूछ रहा है, हर्ष चरित का लेखक भी पूछेगा कि हर्ष चरित का लेखक कौन था, तो ये वाण भट्ट ही था। ठीक है, और भारत में किसी राज्य का प्रथम पुस्तक जो है ये हर्षचरित था। भारत में किसी राज्य का प्रथम पुस्तक यदि आपसे पूछ रहा है ये हर्षचरित ही हो जाएगा। और हर्षवर्धन के दरबार में मयूर रहते थे। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे, मयूर रहते थे। और मयूर ने मयूर शतक जो कि लिखी था, जो उसको हम लोग सूर्य शतक के नाम से भी जानते हैं। और हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु जो ये गौड़ था, जो कि बंगाल के शासक था। हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, ये गौड़ था। तो इसे आपको बिल्कुल याद रखना है, गौड़। ठीक है, जो कि ये कहाँ का, ये बंगाल का शासक था गौड़। मतलब उसका मतलब हर्ष का सबसे बड़ा मतलब वो शत्रु था बंगाल का। चलिए अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। संत कबीर जो है उसका गुरु कौन था, संत कबीर का गुरु जो है ये कौन था। देखो गुरु उसका पूछेगा तो रामानंद हो जाएगा। ठीक है, संत कबीर के गुरु कौन था, रामानंद था। और रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, रामानंद जो है ये राम नाम को क्या बनाया है, लोकप्रिय बनाया है, लोकप्रिय। चलिए अगला प्रश्न है कि कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो कि निर्धारित किया जाता है। देखो ये 180 डिग्री के साथ। ठीक है, 180 डिग्री के साथ। देखो पूर्व में समय जोड़ा जाता है और पश्चिम के समय में घटाव किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। मतलब ये कथन किसने कहा है। देखो ये कथन पूछ रहा था, ये अरस्तु ने बोला था। ठीक है, अरस्तु ने। देखो अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्हें राजनीतिक शास्त्र का जनक भी माना जाता। अरस्तु अरस्तु जो है ये सिकंदर का गुरु भी था। ठीक है, सिकंदर का, इसे भी आपको याद रखना है, सिकंदर का मान मतलब गुरु था ये। और रूसो ने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होती है लेकिन बंधनों में बाधा जंजीरों होता है। ठीक है, और प्लेटो भी यूनान के महान दार्शनिक भी थे। अरस्तु ने मतलब 400 लगभग पुस्तक लिखी है। ठीक है, पूछतेगा कितना पुस्तक लिखा है, तो ये लगभग जो 400 पुस्तक भी लिखा है अरस्तु ने। चलिए यहाँ पे जो है प्रश्न आ चुका है आपसे मिलान करने के लिए, तो यहाँ पर फटाफट मिलान कीजिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। राष्ट्रीय गीत जल्दी बताइए, राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, इसे जो है आनंद मठ से लिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, ये आनंद मठ से लिया गया है। दूसरा है कि राष्ट्रीय गान जो है ये किसने मतलब जो क्या किया है, राष्ट्रीय गान
राष्ट्रीय गान जो है अपना कौन सा है? देखो राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो 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 क्या है मतलब एक तत्व प्राथमिक मतलब पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिए। आपको भी देखो साथ साथ हम इसलिए मिलान करवा रहे हैं ताकि आपको भी जो है फायदा हो जाए। देखो राष्ट्रीय गान क्या होता है? जनगण मन होता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? देखो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है ये अशोक स्तंभ होता है। क्या होता है? अशोक स्तंभ। कहाँ पर दिया गया? तो यहाँ पर दिया गया। और पूछा जाए कि अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? ये सारनाथ, जो कि सारनाथ सिंह स्तंभ भी दिया गया। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ से ही लिया गया है। चलिए, तो अगला एक पॉइंट और बच रहा होगा कहीं पे, राष्ट्रीय नारा वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय नारा क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। चलिए, तो इस टाइप से जो है यहाँ पर सही आंसर क्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फिर से मिला लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया कि भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वेद प्रभुसत्ता जो है ये निहित है। बताइए, निहित है। देखो ये संविधान में, आप सभी लोग यानी कि हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान में है। और भारत में संविधान की सर्वोच्चता भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति, न्यायपालिका जैसे मंत्रिमंडल सभी संविधान के द्वारा ही मतलब लिखा गया, सभी मतलब संसद में मतलब बटा हुआ है। ठीक है, और लिखित संविधान में संविधान के अधीन सभी पदों का सृजन भी किया गया। और अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान है। इसे भी आपको याद रखना है, अमेरिका का संविधान। और भारत का संविधान भी जो है लिखित संविधान है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? देखो होने की अवधि पूछ रहा है। देखो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की मतलब अवधि पूछ रहा है, तो प्रति 2 वर्ष बाद होता है। यानी कि हर एक यानी कि 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद, यानी कि हर 2 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, हर 2 वर्ष के बाद होता है। और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है। और इनका इनका जैसे कि प्रत्येक मतलब 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 सदस्य जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर नए चुने जाते हैं। और अवधि जो कि इसका होता है ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने अवधि का होता है? ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा मतलब राज्यसभा अस्थायी सदन का। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात कर ले, इस प्रश्न का ऑप्शन क्या जाने वाला है? तो ऑप्शन नंबर प्रति 2 वर्ष जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? देखो प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण तात्पर्य जैसे कि कृषि होता है। ठीक है, कृषि। और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को क्रमशः, जैसे कि द्वितीयक में मान लो जैसे मतलब द्वितीयक में आ जाएगा ये उद्योग आ जाएगा। और तृतीयक यदि आपसे पूछ रहा है तो तृतीयक में जो है मतलब तृतीयक जैसे क्या बोलते हैं उसको, यानी कि तृतीयक में यदि आपसे पूछ रहा है तो सेवा हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक में सेवा, सभी को याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी फसल जो कि सूखा मतलब सहिष्णु फसल है? सहिष्णु फसल है यानी कि सूखा फसल है। देखो बाजरा जो होता है ना, बाजरा एक फसल होता है। ठीक है, ये बाजरा जो है ना ये सूखा फसल होता है। ठीक है, बाजरा। देखो भारतीय जैसे कि मौसम विभाग के अनुसार यदि संपूर्ण देश का यानी कि 20%, कितना 20% क्षेत्रफल यदि सूखा से ग्रसित हो जाता है तो देश को सूखा घोषित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? उस देश को ही क्या किया जाता है? मतलब सूखा घोषित किया जाता है। तो बाजरा जो कि ये मतलब एक सूखा होता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है
कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखो ये 1935 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई एक्ट ये कब लाया गया है? आरबीआई एक्ट यदि आपसे पूछेगा कि आरबीआई एक्ट जो है ये कब लाया गया है, तो आरबीआई एक्ट जो है ये 1934 में लाया गया है, ठीक है। कब लाया गया है? इसे जो है 1934 में लाया गया था। और आरबीआई की प्रारंभिक मतलब चुकता पूंजी जो होता है ये 5 करोड़ होता है। कितना होता है ये? 5 करोड़। समझ सकते हैं कितना? 5 करोड़। और आरबीआई का मुख्यालय, आपसे पूछे कि आरबीआई का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? देखो आरबीआई का मुख्यालय जो ये मुंबई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है मुंबई में है। और आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है, ठीक है, मौद्रिक नीति की घोषणा। और इसका मुख्यालय जो कि ये मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो देखो ये 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जिसमें लखनऊ समझौता के द्वारा जैसे कि गर्म दल और नरम दल दोनों मतलब एकता स्थापित हुआ था, जिसमें 1907 में, ठीक है, 1907 में कांग्रेस पार्टी ने की 2 भाग में बट गया। उसी समय 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन विभाजन करना मतलब कि अध्यक्ष का लेकर मतलब हो गया था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये अंबिका यानी कि चरण क्या था? अंबिका चरण मजूमदार था, ठीक है, मजूमदार। इसके मतलब थी में हुआ था ये लखनऊ समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। देखो दिलवाड़ा के जैन के मंदिर सफेद मार्बल के बनाए गए हैं, ठीक है। किसका बनाया गया? तो ये जो है दिलवाड़ा का मंदिर जो ये सफेद एक मार्बल था, ठीक है। तो सफेद मार्बल का जो कि बनाया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसका बनाया गया है? सफेद मार्बल का। और दिलवाड़ा का जैसे कि जैन मंदिर छोटा है लेकिन अपने नक्शा मतलब के लिए विश्व विख्यात है, ठीक है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैसे कि चालुक्य वंश के शासक जैसे कि चामुंडाराय के मतलब 2 मंत्री जैसे कि तेजपाल और एक था विमल पाल ने बनवाया था, ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर। चलिए अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या जो कि कितनी थी? देखो सदस्य देखो कि मतलब देशों की संख्या की बात कर रहा है, तो मतलब उस समय जो कि 51, कितना था? 51 था, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को जैसे कि मतलब यूएनओ की स्थापना किया गया था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत जो कि 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। और 24 अक्टूबर को यूनेस दिवस भी मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है, यूएन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मौसम क्या थी? मौसम शब्द जो कि मानसून के अर्थ है, लेकिन इनमें से किस भाषा से संबंधित है? मौसमी शब्द जो किससे संबंधित होता है? देखो मौसम शब्द जो होता है ये मानसून का अर्थ है, लेकिन ये अरबी भाषा से संबंधित होता है, ठीक है। किससे संबंधित होगा? तो यह जो है अरबी भाषा से संबंधित होगा। लेकिन प्रारंभ में मानसून शब्द का प्रयोग जैसे कि अरब के नौका चालकों के द्वारा किया गया था, ठीक है, अरब के। चलिए देखो एग्जाम में क्या पूछ देगा इसका कहना जो कि मुश्किल है। हाँ लेकिन जो भी पूछेगा आपके सिलेबस का ही रहने वाला है, ठीक है। और प्रश्न हो सकता है आपका घुमाव फिरा हो सकता है पूछने का, मतलब जो मतलब प्रश्न नहीं हम बता रहे हैं और नहीं पूछ करके जो मतलब इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न जो कि आपका सिलेबस का ही रहने वाला है, ठीक है।
तो चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बताइए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि खान ए खाना की उपाधि से मतलब किसे सम्मानित किया गया है। देखो ये जो है ना अकबर को किया, ये किसे किया गया है ये पूछ रहा है जी ने। अरे यार, इनमें से क्या बोल रहा है कि खान, ठीक है, खान ए खाना की उपाधि से किसे मतलब जो सम्मानित किया गया है। देखो यहाँ पर जो है ना बेरम खां हो जाएगा, ठीक है। देखो ये अकबर ने ही मतलब बेरम खां को कहा था, ठीक है, अकबर ने ही, इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो बेरम खां हुमायूं और अकबर का सेनापति था। ये जो है हुमायूं और अकबर दोनों का क्या था, ये सेनापति था। कौन था, बेरम खां। और बेरम खां की सेनापति था, लेकिन हुमायूं ने बेरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। और अकबर का यदि आपसे पूछे कि अकबर का राज्याभिषेक जो कि पंजाब में गुरु गुरु क्या कहते हैं गुरदासपुर जिला में हुआ था, ठीक है, गुरदासपुर जिला ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है, वहां पे इसका मतलब हुआ था राजनीतिक पंजाब में, ठीक है, अकबर का। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में जो कि ये प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये पंचवर्षीय यानी कि पंचम पंचवर्षीय योजना में जो कि इसे शुरू किया गया था। और इसका अवधि की हम थोड़ा बात कर ले, थोड़ा अवधि की बात कर ले, तो जैसे कि ये अवधि जो था ना इसका, यानी कि क्या था, 1974, ठीक है, 1974 से लेकर के 78 तक जो कि इसका अवधि था। तो इसका डेट भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि बंदरगाह विहीन देश है, बंदरगाह विहीन देश है। बताइए बंदरगाह विहीन देश है, तो ये कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा। देखो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश भी है, या जो विश्व का सबसे बड़ा लॉक मतलब क्या कहते हैं लैंड लॉक देश भी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न किया है कि राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी। राजमाता कर्णवती जो है ये कहाँ की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी। देखो ये चित्तौड़ की एक शासिका थी, ठीक है, चित्तौड़ की। देखो कर्णावती जो है ना, कर्णावती ये मतलब हुमायूं को राखी भेजकर सहायता प्रदान की मतलब करना चाहता था, ठीक है। कर्णावती हुमायूं को राखी भेजकर सहायता करना चाहता था, लेकिन हुआ कुछ और ही हो गया था, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का मतलब वास्तुविद माना जाता है, मतलब किसे माना जाता है ये पूछ रहा है। तो देखो ये ओ यू ह्यूम को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल चला जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है किसे, मतलब कब से कब तक को जो ये माना जाता है। देखो ये 1885 से 1905 के बीच में को जो है माना जाता है। देखो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो कि 1885 ईस्वी में हुआ है। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब पार्टी को मतलब 3 चरण में बांटा गया था, जिसमें से पहला था कि उदारवादी विचारधारा, दूसरा था अग्रवादी विचारधारा, तीसरा था गांधी युग, और क्या कहते हैं 3 विभाग में ही बांटा गया था, गांधी युग हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि उसको बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहा गया है। लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन जो ये किसे कहा गया है, जुड़वा वाहन देखो बोल रहा है। देखो ये प्राक्कलन समिति को जो कि किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। देखो इसमें लोकसभा के, इसमें जो है ना लोकसभा के 30 गो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, 30 गो। और इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसमें जो है ना राज्यसभा का सदस्य बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न क्या है कि अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? कितने महाजन पदों का जो कि ये उल्लेख मिलता है? देखो 3 गो महाजन पद का, ठीक है, 3 गो। एगो तो जैसे कि सुबलबांध से 16वां महाजन पद की जानकारी बोध ग्रंथ में और अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, जबकि बिहार में 3 महाजन पद स्थित था, जो कि सबसे मगध और अंग था, और उसके बाद वज्जी संघ था, यानी कि 3 गो था। और मगध की राजधानी जैसे कि पहले गिरिब्रिज था, और जिसकी बाद में जो किसको राजगीर कर दिया गया था, और बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। और अंग महाराजन पद की राजधानी जैसे कि चंपा थी, और वज्जी संघ की राजधानी जैसे कि वैशाली थी। तो इस टाइप से जो कि यहाँ पर 3 बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि पेरिस में स्थित जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? किस संगठन का जो है ये अंग है? देखो ये यूनेस्को का एक अंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, यूनेस्को का। चलिए तो अगला प्रश्न जल्दी जल्दी बताइए कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यदि भूकंप का यदि हम लोग तरंग वेग ज्ञात करेंगे तो किसका प्रयोग करने वाले हैं? तो यहाँ पर देखो सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, सीस्मोग्राफ का। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थलीय गोलार्ध मतलब कहते हैं ना कि स्थलीय गोलार्ध जो ये किसे कहा जाता है? देखो ये उत्तरी गोलार्ध को जो कि स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में जैसे कि 60%, कितना ये 60% स्थल भाग है, ठीक है, स्थल भाग जो कि 60% है उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध यदि आपसे पूछ रहा है तो नहीं कि 40% जो कि ये जल है, और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है, मतलब जल ही जल है। और एशिया महादेश में लगभग विश्व के 60%, एशिया महाद्वीप में विश्व का जैसे कि 60% जो कि ये आबादी है, और एशिया महादेश सबसे बड़ा महाद्वीप भी मतलब होता है, ठीक है, एशिया महादेश जो कि सबसे बड़ा महादेश होता है। तो इस टाइप से जो कि आप सभी को याद रखना है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।